नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। भारतीय चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे आगामी लोकसभा चुनावों की तिथि का ऐलान करेगी। इस घोषणा को ईसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। यह घोषणा राजनीतिक युद्ध की उत्पत्ति करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेतृत्व किए गए एनडीए सरकार को एक दुर्लभ तीसरी कार्यालय को जीतने की उम्मीद है, जबकि विपक्ष भारत गठबंधन के तहत धारा प्रवाह रूप के बंधे हुआ एनडीए की स्कीर कार्ड में छेद करने की आशा रखता है। मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने की संभावना है। चुनाव आयोग ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तिथियां भी घोषित करेगी। अमेठी में ईडी की टीम ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के आवास पर छापेमारी की, जिसमें उनके बेटे अनुराग प्रजापति को लिया गया हिरासत में। इस छापेमारी के दौरान कोई अहम सुराग नहीं मिला, लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी और बेटे बहू की तबीयत बिगड़ी। गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे ने इस मामले में आपत्ति जताई, कहा कि उनके पिता पिछले 7 सालों से जेल में होने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ईडी ने अनुराग प्रजापति को हिरासत में लेते हुए सभी चीज़ों को सीज कर दिया है, लेकिन छापेमारी के बावजूद भी टीम की आचार विचार में प्रताड़ित करने की शिकायत की जा रही है। किस प्रकार का प्रताड़ित किया जा रहा था? क्या अंदर मारपीट हुई है? नहीं, कोई मारपीट नहीं, बस ज्यादा प्रशासन से बात जबरदस्ती मतलब पूछ रहे थे मेरे भाई से। मेरी माता की तबीयत खराब हो गई, मेरे भाई की तबीयत खराब है, आप लोग लेके होंगे। हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर आए भी थे चेक करने, जबरदस्ती लेके जाने की हालत में नहीं था, उसको जबरदस्ती लेके गए। ताला वाला तो तोड़ा गया है, रूम का कमरे का चाबी नहीं मिल रहा था, उसको तोड़ा गया। अंदर किस तरह से आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं लोग लगातार? मेरा ऑपरेशन में ज्यादा नहीं बोल सकती, मैं तो लेटी थी, वो कर रहे थे, लेकिन मम्मी को, भाभी को, भाई को मेरे ज्यादा पूछताछ किए, प्रताड़ित कर रहे थे। क्या कुछ बताएं? किस मामले से लेके पूछताछ कर रहे थे? क्या कुछ भी नहीं, प्रॉपर्टी के लिए पूछ रहे, बार बार वही चीज पूछ रहे, सब सीज हो गया। आप लोग को पता है, एक ही चीज के लिए बार बार आ रहे, हम लोग क्या दें, कहाँ से दें? जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ से दे दें? बस मेरी मम्मी को, पापा को, भाई को, भाभी बस फंसाने के लिए सब साजिश रची गई है। अच्छा, अब रात को जब ले गए तो क्या कुछ बोले हैं कि किस लिए ले जा रहे हैं? बताइए। नहीं, उन्होंने बोला कि हम लेके जा रहे हैं, आप लखनऊ चलिए। वो कहा हम नहीं जा पाएंगे, हमारी हालत ठीक नहीं है, हम बैठ नहीं सकते। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको चलना पड़ेगा। तो हम लेके चलेंगे, हम कहाँ लेके जा रहे हैं ये नहीं पता है, बस लखनऊ का नाम बता के लेके क्या गए। लग रहा है षड्यंत्र? ये षड्यंत्र है, हमारे फैमिली को फंसाया जा रहा है। इसके पीछे कौन है? क्या क्या लग रहा है? कौन हो सकता है? किसको बताए? ऐसा तो लग रहा है सब हम लोग के पीछे ही पड़े हैं। पापा 7 साल से जेल में है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अब ईडी में फंसाया जा रहा है। उस रेप केस में पापा को अंदर किए हैं, महिला बोल चुकी है कि मेरे साथ कोई गुनाह नहीं हुआ है। अब उसमें कुछ नहीं हुआ है, नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, तो अब ईडी के मामले में फंसा रहे हैं। बस जेल में रखना चाहते हैं मेरी फैमिली को और हम सबको। ऑपरेशन प्रहार के तहत सरकंडा पुलिस के द्वारा तत्काल लापता बालिकाओं के संबंध में धरातल पर तथा साइबर स्पेस में पतासाजी शुरू की। पतासाजी के दौरान बालिकाओं की जिस फ़ोन नंबर पर बात हो रही थी, वह फ़ोन ऐतिहासिक अपराधी विनय मलिक के पास होने का पता चला। इस पर तत्काल सरकंडा थाना के द्वारा विशेष टीम गठित कर विनय मलिक की लोकेशन प्राप्त कर घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने के पश्चात विनय मलिक के ठिकाने पर रेड करने पर तीनों बालिकाएं एक कमरे में बंद थीं और दूसरे कमरे में विनय मलिक था। रेड की कार्यवाही के दौरान अभ्यासिक अपराधी विनय मलिक द्वारा भागने की कोशिश की जा रही थी, जिसे सरकंडा थाने के स्टाफ द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया। तीनों बालिकाओं को दिनांक 12 मार्च 2024 को सकुशल दस्तयाब कर विधिवत परिजनों को सुपुर्द किया गया है।
मामले में विवेचना जारी है। सरकंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 नाबालिग बच्ची और एक और लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी। इस पर से थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और साथ ही साथ टीम उनकी तलाश में जुट गई थी। जो प्रारंभिक जांच में ये पता लग रहा था कि ये तीनों लड़कियां साथ ही में कहीं गई है। इस पर से जब मुखबिर की सूचना मिली तो पता चला कि ये तीनों लड़कियां विनय मलिक नामक व्यक्ति के घर पर थी। इसके बाद पुलिस द्वारा वहां पे जब दबिश दी गई तो तीनों लड़कियां वहां पे मौके से बरामद हुई है और इस पर से अभी पुलिस ने विनय मलिक को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ उसके अन्य जो साथीगण हैं उनकी भी अभी तलाश जारी है। ये कैसे संपर्क में ये जो लड़कियां जब अपने घर से बाहर निकली थी तो वो छठ घाट में गई थी। छठ घाट में इस दौरान उनके बताए अनुसार विनय मलिक से उनकी मुलाकात हुई थी और उसने गुमराह करके बहला फुसलाकर ये कहकर कि वो पुलिस है उन लड़कियों को अपने साथ लेकर गया और उसके बाद से जब पुलिस जांच में जुटी तो फिर पता चला कि उसी के कब्जे में ये सारी लड़कियां। ये कुल 3-4 दिनों तक लड़कियां उनके समक्ष थी और उसके बाद पुलिस ने तुरंत उनको उसके गिरफ्त से पकड़ा। मारपीट उनके साथ किया गया अनाचार की भी खबरें मिली हैं। अभी ये विषय जांच में है। उत्तर प्रदेश के पुलिस मुख्यालय ने डीजीपी प्रशांत कुमार के नेतृत्व में पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस परीक्षा पेपर के लीक मामले में 178 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 393 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 महत्वपूर्ण आरोपी अभिषेक कुमार शुक्ला, शिवम गिरी और रोहित कुमार पांडे को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों टीसीआई एक्सप्रेस कंपनी के पूर्व कर्मचारी हैं। 2 मास्टरमाइंड आरोपी रवि अत्री और राजीव नयन मिश्रा अभी भी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। अभिषेक शुक्ला और रवि अत्री दोनों साथ में अहमदाबाद पहुंच गए थे, जहां शिवम गिरी ने उन्हें पेपर के लिए 5 लाख रुपए में समझौता करने की बात कही थी। पेपर लीक सकुशल होने पर 15 से 20 लाख रुपए तय किए गए थे। डीजीपी का त्रिनेत्र 2.0 अभियान का भी बयान दिया गया, जिसमें बताया गया है कि इसमें अब तक 9 लाख अपराधियों का डेटा सुरक्षित रखा गया है। त्रिनेत्र 2.0 के ऑडियो बेस्ड सर्च, क्राइम जीटीपी, फोटो से अपराधी का रिकॉर्ड और एआई से हुई बातचीत का रिकॉर्ड भी मिलेगा। इस सर्वर का उपयोग केवल पुलिस विभाग ही कर सकेगा। सभागार में स्वागत है। आप सब अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 दिनांक 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, जिसको शासन के द्वारा पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः 6 महीने के बाद इसको कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे तथा ये पूरा प्रकरण की जांच यूपीएसटीएफ को दी गई थी, जिससे कि इसमें इन्वॉल्व लोगों को जिन्होंने भी गड़बड़ी की है उस तक पहुंचा जा सके, इस केस का पर्दाफाश किया जा सके। इस संबंध में एसटीएफ ने बहुत ही अच्छी तरीके से कार्रवाई की और इस पूरे केस का सफल अनावरण किया गया, जिससे कि हम लोग वहां तक पहुंच पाए कि प्रश्न पत्र कहां से और किसने लीक किया।
इस संबंध में कुल 178 अभियोग पंजीकृत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए थे, जिसमें से 396 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी थी। एसटीएफ ने भी इन्हीं संख्या जो 178 है उसमें से 15 अभियोग एसटीएफ ने भी दर्ज कराए थे और जो 396 लोग गिरफ्तार हुए उसमें से 54 अभियुक्त एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया था। इस संबंध में 3 महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम अभिषेक कुमार शुक्ला जो कि सराय मामरेज प्रयागराज का रहने वाला है। दूसरा शिवम गिरी जो कि थाना जिगना जनपद मिर्जापुर का रहने वाला है, तथा रोहित कुमार पांडे जो कि थाना कोइरौना भदोही का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी पुलिस कंट्रोल रूम में रायगढ़ एसपी दिव्यांग पटेल ने आज जिले के प्लांट मालिकों और ट्रांसपोर्टरों की बैठक ली। जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से यह बैठक आयोजित की गई थी। अक्सर यह देखने में आता है कि सड़क दुर्घटनाओं के पीछे का एक बड़ा कारण ड्रिंक एंड ड्राइव है। इस पर लगाम लगाने एसपी रायगढ़ प्रयासरत हैं। रायगढ़ एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि जिले में जो हादसे हो रहे हैं और जनहानि हो रही है उसके नियंत्रण के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्लांटों से निकलने वाले वाहनों को प्लांट के गेट पर ही चेक करें कि वाहन चालक नशे में है या नहीं। अगर है तो फिर चालक को वाहन चलाने से रोका जाए, जिससे हादसे में कमी आएगी। साथ ही कहा गया कि गाड़ी के बैक साइड में रेडियम या ब्रेक लाइट नहीं होने से रात में हादसे होते हैं, इसे ज़रूर लगाएं और स्पीड लिमिट का भी ध्यान रखें। साथ ही कहा कि बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़े न करें। स्पंज आयरन संगठन रायगढ़ के अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस कप्तान ने इस दिशा में कदम उठाया है, यह खुशी की बात है। कुछ सुझाव दिए गए हैं जो जेन्युइन है और उनका पालन किया जाएगा। रायगढ़ से घरघोड़ा की सड़कों की स्थिति दयनीय है। कुछ मुद्दों को हमने भी एएसपी रायगढ़ के पास रखा है और उन्होंने इन मुद्दों पर गौर करने के संबंध में आश्वस्त किया है। सभी इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट की बैठक लिया गया। जो रायगढ़ जिले में एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसके कारण जो भी जान हानि हो रही है उसके नियंत्रण के लिए निर्देश दिए गए। विशेषतः ये निर्देश दिया गया कि सभी इंडस्ट्री अपने वहां से जो भी गाड़ी निकलती है उसका ब्रीथ एनालाइजर से चेक करेंगे ताकि ड्रंकन ड्राइविंग में कमी आ पाए। सभी इंडस्ट्री अपनी गाड़ी में खास करके बैक साइड लाइट नहीं होने की वजह से, रेडियम नहीं होने की वजह से पीछे से कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, उसके लिए निर्देशित किया गया कि ये चीज को 100% इंश्योर करेंगे। साथ ही में गाड़ी को बेतरतीब रोड पे इधर उधर खड़ा नहीं करेंगे। अपने ड्राइवर को ब्रीफ करेंगे कि गाड़ी जो भी है वो स्पीड लिमिट से ज्यादा नहीं चलाए और जहाँ पे भी ये नियमों का वायोलेशन होगा वहां सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। जहाँ पे भी ट्रैफिक नियमों का वायोलेशन होगा वहां पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी का हिदायत दिया गया। सबसे पहले तो ये खुशी की बात है कि पुलिस प्रशासन ने इस दिशा में कदम उठाया है और रायगढ़ से जो घरघोड़ा का सड़क है वो किसी छिपा हुआ नहीं है कि कैसा हालत है। हमारे जो वित्त मंत्री माननीय वी चौधरी खुद सड़क से पैदल यात्रा करके घरघोड़ा से रायगढ़ को बताया था कि सड़क की क्या हालत है, तो सब इस बात से आसान्वित है क्योंकि वो मंत्री जी हैं और वित्त मंत्री हैं तो सड़क बनने वाली है। लेकिन फिलहाल जो रोज सड़कों में जाम है और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको लेकर के आज नए एसपी साहब पटेल जी ने एक मीटिंग बुलाया था और उन्होंने उसको सजेशन दिए हैं, बहुत जेन्युइन सजेशन है। ब्रेथ एनालाइजर के लिए कहा हुआ है, ट्रक के पीछे में उन्होंने रेडियम लाइट की बात कही हुई है
हमने भी कुछ मुद्दे उनके सामने में रखे हुए हैं कि जो सड़कों में गाड़ियाँ बेतरतीब खड़ी रहती हैं, लावारिस गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उनको कलेक्टर साहब से बात करके कोई ऐसा यार्ड बनाया जाए रायगढ़ से गिरवानी के बीच में और गिरवानी सराई माल के बीच में, कि जो गाड़ी ड्राइवर लावारिस छोड़ के चले जाते हैं उनको कोई टो वाहन ले जाकर के वहाँ खड़े कर दे, उससे भी एक्सीडेंट में कमी होगी। और जो चूँकि जगह जगह पे जो पुलिस विभाग के द्वारा हेलमेट को लेकर की बात कही जाती है, गाड़ियों को रोका जाता है, बाइकों को, उनके लिए हमने सजेशन दिया हुआ है कि आप उनको बस परेशान करने की वजह से उनको हेलमेट प्रोवाइड कराया जाए, तो उससे मुझे लगता है कि इनके एक्सीडेंट में कमी आएगी, क्योंकि वो बेचारे परेशान होते हैं, स्पीड से भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस की लट्ठी भी खाते हैं और एंड ऑफ द डे उससे कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर मौके पर उन्हें हेलमेट मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो हमेशा के उनको हेलमेट की एबिलिटी बढ़ जाएगी और इससे भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में कमी आएगी। यूपी की 13 विधान परिषद सीटों पर आयोजित निर्विरोध निर्वाचन में सभी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। इस निर्वाचन में बीजेपी ने 7 सीटों पर विजय हासिल की, जबकि अपना दल ने 1 सीट, आरएलडी ने 1 सीट, सुभाषपा के प्रत्याशी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी भी इस निर्वाचन में विजयी घोषित हुए। लोकसभा क्षेत्र बस्तर से भाजपा ने महेश कश्यप को मैदान में उतारा है। महेश कश्यप बस्तर में लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद में रहते हुए अपनी सेवाएं दे रहे थे। ऐसे में उन्हें टिकट मिलने पर पूरे बस्तर के विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और मातृशक्ति संगठन में बहुत ही खुशी और उत्साह का माहौल है और इसलिए कल दंतेवाड़ा जिले के गीडम ब्लॉक के अंदरूनी गांव हिडपाल में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति ने महेश कश्यप के स्वागत और सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें आसपास के सभी गांव से लोग जमा हुए और महेश कश्यप को बधाई और समर्थन दिया। वहीं इतने अंदरूनी क्षेत्र में सांसद प्रत्याशी के दौरे में उमड़ी भीड़ से आने वाले चुनाव के नतीजे का अंदाजा भी काफी हद तक लग रहा है। विश्व हिंदू परिषद जिला दंतेवाड़ा के समस्त बजरंगी कार्यकर्ता हमारे गौरवान्वित महेश कश्यप जी पुराने काल से लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद में सेवा दे रहे थे। आज जो है उनको बीजेपी ने अपनी उम्मीदवार बनाया, उसके लिए हम सभी बजरंगी धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज बुलाए हैं। जिला दंतेवाड़ा का प्रोग्राम हमने इडपाल में एक छोटे से गांव में रखा है। आज अभी आने वाले हैं, सभी लोग मिलकर के उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। पहली बार भारत देश ने 19 श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी है 1999 ने भारत देश ने आमचो आदिवासी समाज का जनजाति मंत्रालय बना लो और आज ही ये गांव ने दखलू इडपाल ने डामर सड़क मैं जगदलपुर से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर ने मचू घर आसे मैं नानी बेरा जब आमचे बाबा संग नागर ने तेरे कमारी गांव बट हाईवे नेशनल रोड रहे डामर सड़क दके और मुझे संग तो केलक चो लेका मन के मैं बोले ए मैं डामर सड़क दकले क्योंकि जीवन ने कभी डामर सड़क नहीं देखो डामर सड़क और आज ही आमचे गांव ने डामर सड़क दका दे से कौन बना लो 19 श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री सड़क योजना बना लो। आज भारत देश को सब गांव ने पहुंचा लो असली प्रकार और बोले काम से अटल बिहारी क्योंकि समय कमा से ही मैं ज्यादा शॉर्टकट बोले से उनके बाद ने 10 साल कांग्रेस को सरकार रहे और उन कांग्रेसी सरकार किसान हितैषी बनून 2500 दान चो बात करते रहे। उनके पूछा 2014 ने मनमोहन सिंह सरकार रहे तो केंद्र से एमएसपी जो मिनिमम समर्थन मूल्य रेट कितना रहे 1470 रुपया रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए गए निर्देशों के तहत यूपी में दंगाइयों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 41 दंगा नियंत्रण वाहनों की खरीद का आदेश दिया है। इन दंगा नियंत्रण वाहनों के लिए 9.4 करोड़ धनराशि की स्वीकृति दी गई है, जो 31 मार्च तक खरीदे जाएंगे।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेय गोयल आज रायगढ़ के आईटी कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम के निरीक्षण में पहुंचे। यहां उन्होंने निर्वाचन के लिए सुविधाओं और सुरक्षा के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, आयुक्त नगर निगम उपस्थित रहे। कलेक्टर गोयल ने तैयार किए जा रहे स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर वहां ईवीएम को रखने की व्यवस्था को देखा। इस दौरान स्ट्रांग रूम के सुरक्षा के संबंध में उन्होंने जानकारी लेते हुए पूरे पुरिया को सुरक्षित करने के लिए ठोस बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल ने ईवीएम सामग्री वितरण के लिए आवश्यक मूवमेंट के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मतदान पश्चात आने वाली सामग्रियों को रखने संबंधी चर्चा भी की। मौके पर उन्होंने मतगणना कक्ष का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान दलों, आरओ, ऑपरेटर एवं पुलिस फोर्स के रुकने के संबंध में चर्चा करते हुए अतिरिक्त कमरों के अलावा आवश्यकतानुसार हॉस्टल के उपयोग के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने टॉयलेट, वॉशरूम, बिजली के साथ ही कूलर, पंखे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल ने मतदान दलों के वाहन पार्किंग के संबंध में जानकारी लेते हुए जगह का निरीक्षण किया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी को पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सीएमएचओ को स्वास्थ्य सुविधा हेतु केआईटी परिसर में चिकित्सा कक्ष बनाने एवं डॉक्टरों की ड्यूटी लगाने के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था के निर्देश भी दिए। सीएए कानून लागू होने के बाद आज रमज़ान मुबारक के पहले जुमा की नमाज लखनऊ ऐशबाग ईदगाह में सकुशल अदा करी गई। सीएए को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों में न पड़कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज लखनऊ की ज़्यादातर मस्जिदों में जुमा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा करी गई। ऐशबाग ईदगाह जामा मस्जिद के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि आज सभी ने सकुशल जुमा की नमाज अदा करी। सीएए को लेकर कहीं किसी भी मस्जिद में नहीं हुआ कोई विरोध। मौलाना ने कहा कि मस्जिद नमाज और इबादत की जगह है, इसलिए हमने पहले से ही सभी से अपील करी थी कि शांतिपूर्ण तरीके से जुमा की नमाज अदा करें और रमज़ान की इबादत करें। जुमे की नमाज कायदे से हो गई है, कैसे देखते क्या यह रमज़ान मुबारक का पहला जुमा था और तमाम रोज़ेदार, तमाम मुसलमान इस बात के बड़े पैमाने पर अहतमाम करते हैं कि जल्दी मसाजिद में पहुँचें और नमाज का अहतमाम करें। और नमाज से पहले खुतबे में, तकरीर में रमज़ान मुबारक की अहमियत और इस महीने में हमें किस तरीक़े से इबादत करनी चाहिए, किस तरीक़े से महीना गुजारना चाहिए, इस पे उलमाए कराम ने तकरीरें की। अपने यहाँ जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में भी और पूरे शहर में पुरअमन तरीक़े से जुमे की नमाज़ें सब ने अदा की हैं। और हम लोग का हमेशा से ये मानना है कि मस्जिदें इबादत के लिए हैं, तो लिहाजा मस्जिदों के अंदर या बाहर किसी किस्म का मुजाहरा या प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। आवाम से क्या जो है मेरी आवाम से यही अपील है कि इस मुबारक महीने को इबादत में गुजारें और हर तरीक़े से अमन व अमान कायम रखें। एनएसयूआई रायगढ़ के कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजा बजाकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि रायगढ़ जिले में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चरम पर है। आरोप है कि प्राइवेट स्कूलों के द्वारा अपने चहेते बुक डिपो से किताब, पुस्तक एवं अन्य सामग्रियां खरीदने के बच्चों एवं पालकों को कहा जाता है, जो कि गलत है। पालक इससे नाखुश हैं। वहीं एनएसयूआई ने भी इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को पूर्व में ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और आज कार्यालय का घेराव हो गया।
नायब तहसीलदार ने ज्ञापन लेने के बाद इस विषय में कार्यवाही करने की बात कही है। शिक्षा कार्यालय के घेराव करने आते क्या मामला है? ये रायगढ़ जिला शिक्षा विभाग के द्वारा जिस प्रकार का दलाली का खेल हो रहा है, इसके विरोध में हम लोगों ने 2 दिन पूर्व ज्ञापन दिया था। प्राइवेट स्कूलों की बीमारी चरम पर है, चाहे पुस्तक हो, कॉपी हो, ड्रेस हो। इसके लिए दुकानों को निर्धारित किया जा रहा है कि आप लोग यहीं से खरीदें। पालकों पर दबाव बनाया जा रहा है, सर्कुलर जारी कर दिया जा रहा है कि आप लोग इसी दुकान से खरीदें ड्रेस, आप लोग इसी दुकान से पुस्तक कॉपी खरीदें। इसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। हम लोगों ने मांग की थी कि सभी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी किया जाए, आदेश जारी किया जाए कि आप लोग किसी भी पालक के ऊपर दबाव ना बनाएं और किसी तरह का सर्कुलर जारी ना करें। लेकिन ये लोग सोए हुए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी सोए हैं, जिला शिक्षा विभाग सोया हुआ है। इसलिए आज हम लोग बैंड बाजा लेके आए थे इनको उठाने के लिए, इनको जगाने के लिए नींद से जागिए और ये जो आप लोगों को कमीशन का खेल चल रहा है, आप लोग जो दलाली करें इसको बंद करें। ज्ञापन को लेने के लिए तहसीलदार महोदय जी आए थे, उन लोगों ने उन्हें हम आश्वासन दिया, हम शाम तक आज आदेश जारी हो जाएगा। शिक्षा अधिकारी से मुलाकात हुई आप? ये शिक्षा अधिकारी जी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो सामने आते नहीं है, फेस नहीं करते, चाहे छात्रों के प्रतिनिधि आए, चाहे पालक आए, किसी को फेस नहीं करते। जब भी आप भी आए होंगे कभी भी ये मुलाकात नहीं करते। धन्यवाद। हाँ, शिक्षा विभाग के यहाँ कुछ प्राइवेट स्कूल के मनमानी के विरोध में दिए गए थे, जिसे कुछ ड्रेस का सामान खरीदना और कुछ पुस्तक पेन से संबंधित था। उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने ज्ञापन लिया हूँ और मैं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को मुझे ज्ञापन दिया गया है और हम जिला शिक्षा अधिकारी शासकीय कार्य के दौरे पे खरसिया गए हुए हैं। तो जैसे ही शाम तक आदेश दिए हैं, सर फोन पे बात हुआ है, तो शाम तक सर्कुलर एक जारी कर देंगे। सभी प्राइवेट स्कूलों के नाम से पत्र जारी करेंगे कि इस टाइप से मनमानी नहीं चलेगा। इसी पर्पस में बात हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।